गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। और कैसे हैं आप सब? मस्त और स्वस्थ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी की यूनिट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा जी, ये जो सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर है इसमें भी इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए बोला है कि आपको हर साल नीट में इस यूनिट में बेटा जी दो चैप्टर आएंगे। एक तो एट्थ है यूनिट ऑफ लाइफ वाला, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एक सेल डिवीजन वाला चैप्टर आएगा। दो चैप्टर मिला करके अपन इसको एक साथ बता रहा हूँ मैं। तो 6 to 8 क्वेश्चन बच्चों, 6, 7, 8 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिला करके आपसे पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट का जो पहला ये चैप्टर है बेटा जी, सेल का, कोशिका का, उसके बारे में आज अपन स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी की वही लाइन टू लाइन समझते हुए चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट्स जो होंगे वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। करें बेटा जी स्टार्ट। चलो, तो अपने एनसीईआरटी में बेटा जी ध्यान रखना कि जहां से भी एक नई यूनिट स्टार्ट होती है उससे पहले किसी न किसी साइंटिस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया होता है। जैसे यहाँ सेल बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है तो उससे पहले बेटा जी एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे रखा है। हर यूनिट से पहले प्लांट फिजियो स्टार्ट होगी तो एक साइंटिस्ट के बारे में, ह्यूमन फिजियो स्टार्ट होगी तो उससे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसको भी हमें रीडिंग लगानी है क्योंकि ये चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है यूनिट, उससे पहले एक रामचंद्रन जी साइंटिस्ट ने उनके बारे में दे रखा है। और बेटा जी नीट 29 में 2019 की जो नीट थी उसमें बेटा जी ये रामचंद्रन प्लॉट से भी क्वेश्चन बना था। बहुत सारे लोगों ने बोल दिया था ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन नहीं था बच्चों, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। बिल्कुल लाइन टू लाइन उसकी एनसीईआरटी से आई थी। वो मैं बताता हूं कहां से क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपको मैंने बोलता हूं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इन साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके एनसीईआरटी में जीएन रामचंद्रन जी, इनके बारे में बेटा जी, इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। देखो थोड़ा सा रीडिंग लगा देते हैं बेटा जी अपन इनके बारे में। जीएन रामचंद्रन जी एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो इन्होंने बेटा जी प्रोटीन स्ट्रक्चर पर वर्क किया था, उसी के रेफरेंस में वो क्वेश्चन था। वाज द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल। इसमें थोड़ा क्लियर दिखेगा, रामचंद्र जी के फेस की तरफ मत आना बेटा जी, है ना, इधर अपन देखेंगे। स्ट्रक्चर वाज द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल। ये बेटा जी मद्रास स्कूल के फाउंडर थे। ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स, बायोपॉलीमर के बारे में भी बच्चों स्टडी की थी। डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश्ड इन नेचर इन 1954 एंड इज एनालिसिस ऑफ द अलाउ कन्फॉर्मेशनल ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ द रामचंद्रन प्लॉट। ये रहा रामचंद्रन प्लॉट, यही क्वेश्चन आया था नीट में बेटा जी, यहां से भी पूछ लिया था। तो कहने का मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और प्रोटीन की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्रिपल 3D स्ट्रक्चर के बारे में बेटा जी, कोलेजन की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। कोलेजन वही जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। रैंक among the most outstanding contribution in structural biology. He was born on October 8, 1922 in a small town not far from Cochin and on the southwestern coast of India. His father was a professor of mathematics at a local college and thus had considerable influence in shaping Ramchandran's interest in mathematics. इनके फादर बेटा जी मैथमेटिशियन थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर रामचंद्रन ग्रेजुएट इन 1942 एज द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट इन द बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। पढ़ने में इंटेलिजेंट होशियार थे। ही रिसीव ए पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज, फिलोसॉफी ऑफ डॉक्टरेट बच्चों होती है पीएचडी, फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी in 1949. While at Cambridge, Ramchandran met Linnaeus Pauling and was deeply influenced by his publication on models of the X helix, alpha helix and beta sheet structure that directed his attention to solving the structure of collagen. He passed away in the age of 78, April 7, 2001. तो इसमें और 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। रामचंद्र जी प्लॉट जिन्होंने कोलेजन फाइबर की स्ट्रक्चर के बारे में, प्रोटीन के बारे में बताया था। जिन साइंटिस्ट से कैम्ब्रिज स्टडी बेटा जी वहां जब थे तो रामचंद्र जी मिले थे लिनियस पॉलिंग, केमिस्ट्री में आते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, और वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशन ऑन मॉडल्स ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर। याद आई क्या? प्रोटीन की स्ट्रक्चर बेटा जी बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। टर्शियरी स्ट्रक्चर वो वुलन बॉल लाइक होती है जिसको आप एंजाइम बोलते हो। देन क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो रामचंद्रन प्लॉट में बेटा जी इनके साथ एक वो रामकृष्णन जी भी थे,
शशि शेखरन भी थे, या 2-3 और साइंटिस्ट का भी इनके साथ रोल था। तो मैं कहने का मतलब इनकी भी अपने को रीडिंग लगानी है, इससे ओरिएंटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बेटा जी, इंपॉर्टेंट यूनिट। 2 चैप्टर अपन इसमें इंक्लूड करेंगे, एक तो 8th चैप्टर आएगा, एक 10th चैप्टर आएगा। 9th तो बायोमोलिक्यूल का है। नीट में 6 to 7 क्वेश्चन का वेटेज है इस पूरी यूनिट का, इंपॉर्टेंट ये। इसमें सेल के साथ अपन एक 10th चैप्टर बेटा जी सेल डिवीजन वाला भी इंक्लूड करेंगे। चलिए, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अपने चारों ओर देखते हैं तो बेटा जी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों दिखते हैं अपने को, और मेजर डिफरेंस आपको पता ही है लिविंग और नॉन लिविंग में। वही बात यहां अपन करने जा रहे हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। वो क्या है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग, जिंदा रखता बच्चों, जिंदा बनाता है। और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डजंट हैव व्हिच ए लिविंग थिंग हैज। ऐसा क्या है जो लिविंग में तो मिलेगा बट बेटा जी नॉन लिविंग में नहीं मिलता, ऐसी क्या है? इसी का आंसर आ रहा है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अंडरलाइन द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा जी सेल जो है वो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगी। तो बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है? सेल है। नॉन लिविंग में क्या रहेगी? एब्सेंट। चलो सेल की साथ ही बात करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, अंडरलाइन बेटा जी। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो सब किसके बने हैं? सेल्स के बने। Some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while others like us composed of many cells are called multicellular organism. तो कुछ सिंगल सेलुलर होते हैं, लाइक बोलो प्रोटोजोआ, अरे अमीबा। अमीबा कैसा बेटा जी? सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर बोल देते हैं अपन। और वी आर मल्टी सेलुलर। प्रोटोजोआ फाइलम यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है। अब बच्चों जो यूनिसेलुलर होता है इसमें यह भी आपको पता होना चाहिए कि यहां डिवीजन ऑफ लेबर क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर बेटा जी एब्सेंट होता ना। तो एक ही सेल है तो वही सारे फंक्शन को कंट्रोल करेगी, और वी आर मल्टी सेलुलर तो अपने में अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, ये अंडरलाइन बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। सेकंड, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और बेटा जी वो लाइफ के लिए जो भी इसेंशियल फंक्शन है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। अमीबा का एग्जांपल लेके देख लो, सिंगल सेल है तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और उसकी सेल सारे इसेंशियल फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वही बात होगी, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, सब उसमें चलेगा। तो जो भी लाइफ के लिए बेटा जी इसेंशियल फंक्शन है वो परफॉर्म करेगी। यहां अंडरलाइन आपको करनी है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर कंप्लीट सेल से मैं कम की बात करूं, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, एक कंप्लीट सेल से अगर बच्चों कम की बात की जाए, उससे लोअर कैटेगरी पे चलो, तो हम बोल सकते हैं डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, उसका इंडिपेंडेंट लिविंग और एग्जिस्टेंस नहीं होगा। किसका? एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल। तो सेल से अगर सेलुलर यूनिसेलुलर के नीचे की बात करूं, जैसे बेटा जी वायरस है, वायरस को वैसे तो आप बोलते हो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, बट बेटा जी इंडिविजुअल वायरस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, हम उसको लिविंग नहीं मान सकते, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो एक सेल नहीं है। हाँ, वायरस जब किसी होस्ट की सेल में एंटर करेगा तब जाके रेप्लिकेट मल्टीप्लाई करेगा, अकेला उसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको सेल कंसीडर नहीं करते। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, हेंस सेल इज द अंडरलाइन फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल यूनिट होगी बच्चों। अब देखो कुछ साइंटिस्ट के नेम बेटा जी यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दे रखा है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव, जिंदा लिविंग सेल्स को बेटा जी सबसे पहले किसने? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा जी न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। अब बेटा जी काफी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होती है, तो नेकेड आई से विजिबल तो होती नहीं, तो इनके लिए माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं।
लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ज़्यादा डिटेल स्टडी के लिए बेटा जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते हैं, जिससे हम सेल को स्ट्रक्चर को कई मैनी टाइम्स उसको मैग्नीफाई करके इजीली उन ऑर्गेनल्स या सेल को देख सकते हैं। क्लियर बात। तो लिविंग सेल्स की बात आए तो डिस्कवर करने वाले कौन? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। और बेटा जी ल्यूवेनहोक ने देखो लिविंग सेल फर्स्ट टाइम, स्पर्म, मैमेलियन स्पर्म को फर्स्ट टाइम देखा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब के लिए अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। लिविंग सेल के रेफरेंस में ही थे, ध्यान रख लियो। रॉबर्ट ब्राउन दिया बेटा जी, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लियस को, सेल में आएगा न्यूक्लियस। और ऐसे ही फर्स्ट टाइम सेल्स की अगर बात आए वो रॉबर्ट हुक थे बेटा जी, ये भी मेंशन कर लियो, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो सेल्स देखी, हालांकि वो डेड सेल थी, लेकिन पूछ ले सेल की डिस्कवरी करने वाले कौन? तो रॉबर्ट हुक जाएंगे बच्चों। लेकिन इन्होंने जो सेल देखी, हाँ वो कार्क स्लाइस ली थी इन्होंने, कॉर्क स्लाइस बेटा जी, कॉर्क स्लाइस लेके उसको देखा और माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको हनीकॉम्ब जैसी ऐसी स्ट्रक्चर दिखी, हॉलो कैविटीज स्पेस दिखे बेटा जी, इनको इन्होंने नाम दिया था सेला, वही फाइनली क्या कहलाई? सेल। लेकिन फर्स्ट टाइम जो सेल देखी गई वो बेटा जी एक प्लांट की कैसी सेल थी? डेड सेल थी। रॉबर्ट हुक ने, क्वेरकस प्लांट था उसकी डेड सेल, सेला इन्होंने टर्म यूज किया था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर थी। और लिविंग सेल्स की अगर बात आए तो बेटा जी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। चलें फिर आगे, चलो सेल थ्योरी बेटा जी इंपॉर्टेंट। अब दो साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने सेल थ्योरी बेटा जी प्रपोज्ड की थी प्लांट और एनिमल सेल्स पर अलग अलग स्टडी करके। क्या है सेल थ्योरी, कौन से साइंटिस्ट ने इनको दिया, अपन इसकी एनसीईआरटी से रीडिंग लगाएंगे, समझते हुए चलेंगे बच्चों। इन 1838 मैथ्यू स्लीडेन, ए जर्मन बोटेनिस्ट थे, एम्स में भी पूछा था सेल थ्योरी देने वाले, बोटेनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट, दो साइंटिस्ट आएंगे बच्चों, एक बोटनिस्ट थे एक जूलॉजिस्ट थे। बोटनिस्ट जो प्लांट पे वर्क करते हैं, जूलॉजिस्ट मेनली एनिमल पे वर्क करते हैं। तो स्लीडेन, ए जर्मन बोटेनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant। तो स्लीडेन ने बेटा जी एक बात बोली कि सारे प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल्स के बने और सेल्स से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। ये आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो पता ही है, अपने को पता है सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बेटा जी क्या आ गया? टिश्यू आ गया। टिश्यू से आप क्या बना देते हो? ऑर्गन। और फाइनली ऑर्गन से क्या बन गए? ऑर्गन सिस्टम बन गया। एनिमल हो प्लांट हो, यही सीक्वेंस अपन बताते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स which form the tissue of the plant at about the same time। अब दूसरे साइंटिस्ट आ रहे हैं बच्चों स्लीडन के बाद, सेकंड थियोडर स्वान 1839, वो 1838 थे, ये 39, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, वो जर्मन बोटेनिस्ट थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, studied different type of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल्स की स्टडी की तो एनिमल सेल के बाहर एक थिन कवरिंग है, उसी कवरिंग को उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोला था बच्चों, इन्होंने कहा कि एक थिन कवरिंग है, आउटर लेयर है, उसे आज एक्चुअल में वो क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन। आगे हम इसकी भी डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों, he also concluded based on his study on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells। तो इन्होंने बेटा जी कुछ प्लांट्स की भी स्टडी की थी, हालांकि थे जूलॉजिस्ट, और इन्होंने बताया कि सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट। हमें भी पता है सेल वॉल एनिमल या एनिमल्स में तो होती नहीं बेटा जी, वो किस में मिलेगी आपको? प्लांट में। हाँ, अदर देन प्लांट्स भी होती है, पढ़ेंगे वो भी, यहाँ प्लांट्स की बात कर रहा है अगला। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cell। स्वान ने बेटा जी ये बोला था, ध्यान रखियो, स्वान ने क्या बोला था कि bodies of plant and animals are composed of cells and product of cells। तो स्लीडन ने तो बोल दिया प्लांट के रेफरेंस में कि प्लांट सेल्स से बने हैं और सेल्स से मिलकर टिश्यू से। और बच्चों स्वान ने कहा कि प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडीज क्या है? कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनी है। ये सेल थ्योरी की इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना था, देखो अगला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेटा जी सिंपली अपन एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन साथ चल रहे हैं।
स्लीडेन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। दिस थ्योरी हाउएवर डिडंट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। अब बेटा जी सेल थ्योरी की सबसे बड़ी डीमेरिट जो थी, सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि न्यू सेल्स कैसे अराइज होती है, नई सेल्स कैसे बनती है, इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसके रेफरेंस में देखो कौन आ रहे हैं, रुडोल्फ विर्चो, अगले इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स divided and new cells are formed from pre-existing cell, omnis cellula e cellula, ये वर्ड ही पूछा था नीट 2019 में, omnis cellula e cellula देने वाले कौन? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सीधी सी बात बच्चों बता दी, आज पता भी अपने को कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है इसी सेल में डिवाइडेशन होता है और इसी से क्या बन जाएगी? न्यू सेल। या यूं बोल सकते हैं जो डॉटर सेल्स है वो किससे बनी? पैरेंटल सेल्स से। तो न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बताने वाले कौन? रुडोल्फ विर्चो 1855, जबकि वो 1838 और ये 1839 जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो तो याद ही रखनी है बच्चों। अब सेल थ्योरी में जो सबसे बड़ी डीमेरिट थी, सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई ना कि न्यू सेल्स का ओरिजिन कैसे होता है। उस प्रॉब्लम को, वो जो वहां क्वेश्चन मार्क लगा था बेटा जी, उसका सॉल्यूशन कर दिया रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने कह दिया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया। वो लाइन अब आ रही है क्या? ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल स्टेप। सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे इज। अब बेटा जी जो इन्होंने मॉडिफिकेशन किया स्लीडेन और स्वान की सेल थ्योरी में, इसको नाम दे दिया फाइनली मॉडर्न सेल थ्योरी। फिर इसको क्या बोल दिया? मॉडर्न सेल थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड सेल डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल। तो मॉडर्न सेल थ्योरी का मतलब स्लीडेन और स्वान वाली थ्योरी प्लस रुडोल्फ विर्चो ने जो उसमें करेक्शन किया था, मॉडिफिकेशन किया था, दोनों का मिक्सअप ही क्या कहलाया? सेल डॉक्ट्राइन और मॉडर्न सेल थ्योरी बेटा जी। उसके क्या पॉइंट थे देख लो। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये वाली लाइन तो कहां से आ गई? ये वाली लाइन तो बेटा जी उठा ली कहां से? ये तो स्वान ने बताई थी ना, स्वान वाली, तो सेल थ्योरी की लाइन आ गई। अगली, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारी सेल्स किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये रुडोल्फ विर्चो वाली लाइन आ गई। तो ये कंबाइनली हमने इसको बोल दिया मॉडर्न सेल थ्योरी। हाँ बेटा जी, तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी और इसको बोल दिया सेल डॉक्ट्रिन। तो ये दो तो अपने एनसीईआरटी के पॉइंट हो गए ना। इसमें एक आध और भी अपन सेल थ्योरी में पॉइंट मॉडर्न सेल थ्योरी में ऐड कर सकते हैं बेटा जी। एक तो ये कि बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो इसमें बेटा जी ये भी कुछ पॉइंट जैसे ऐड कर सकते हैं अपन कि फंडामेंटल जो यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सेल है, जो बताई थी अपन ने। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या कंसिडर कर सकते हो आप? सेल, इसी में इंक्लूड हो जाती है बातें। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स बेटा जी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर सेम। तो लगभग सारी जो सेल है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम होती है, जिसमें आउटर कवरिंग मिलेगी अपने को, अंदर साइटोप्लाज्म होगा, कई साइटो ऑर्गेनल्स होंगे, वो जब अपन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे उसमें आ जाएगा। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप सेल कंसिडर करोगे। बेसिक यूनिट ऑफ ऑल सेल्स वो सेम रहेगी, सेल पजेज साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होता है। और इसी में बच्चों बता देते हैं कि एक्टिविटी ऑफ जो सेल्स, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड ही एक्टिविटी ऑफ सेल पर करेगी। सेल जितनी एक्टिव अलर्ट रहेगी उतना ऑर्गेनिज्म बेटा जी एक्टिव होगा। ये कुछ पॉइंट थे जो कंसिडर किए थे सेल थ्योरी में। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी है बेटा जी, सेल थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। जो एक्सेप्शन है वो भी मैं आपको साइड में मेंशन करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी के एक्सेप्शन। पहला बेटा जी एक्सेप्शन वायरस है, बता ही रहा था अपन अभी, क्योंकि जो वायरस है वो उसको अपन ने बोला था सेल या लिविंग कंसिडर करते ही नहीं है, आया था ना, एनीथिंग एल्स लेस देन ए सेल, कंप्लीट सेल। तो बेटा जी इसमें अकेले वायरस में माइटो वो जो अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म वो इसमें नहीं होगा, तो इसको सेल कंसिडर नहीं करते हैं। लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, ये सेल थ्योरी इस पर एप्लीकेबल नहीं होती। ऐसे बेटा जी कुछ स्ट्रक्चर जैसे मैच्योर आरबीसी है, कुछ एग्जाम्पल, और सीव ट्यूब है बेटा जी, सीव ट्यूब सेल्स प्लांट में होती है ना, जाइलम का पार्ट, सीव ट्यूब सेल्स, इनमें बेटा जी सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। इसका रीजन ये होता है कि मैच्योर आरबीसी आपको ध्यान हो और जो सीव ट्यूब सेल्स है इन दोनों में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
और बिना न्यूक्लियस की डिवाइडेशन डिवीजन नहीं होगा, तो इन पर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। वायरस, मैच्योर आरबीसी, सीव ट्यूब सेल्स। हाँ, इसके अलावा कुछ मोनेरा प्रोकैरियोट्स पर भी बेटा जी एप्लीकेबल नहीं होता। आप तो दो तीन इंपॉर्टेंट इसके एक्सेप्शन सेल थ्योरी के ध्यान रख लेना। चलें आगे, चलो एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स। अब बच्चों इसमें देखो सेल बायोलॉजी, सेल स्टडी की अगर आप बात कर रहे हो तो दो वर्ड यहां अपन लिख देते हैं। एक तो मैं बता रहा हूं आपको सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मीन आप बता ही सकते हो बेटा जी। सेल बायोलॉजी अपन किसको बोलेंगे? स्टडी ऑफ, कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ कंप्लीट सेल। तो ऐसी बच्चों ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें कंप्लीट सेल की अपन स्टडी करेंगे। कंप्लीट सेल का मीन हो गया जिसमें सेल की स्ट्रक्चर भी बेटा जी है, सेल का फंक्शन भी है, सेल की ग्रोथ भी है, उस सेल का डिवीजन भी है, डेवलपमेंट भी है, मतलब सब कुछ आ गया उस सेल से रिलेटेड सारी बातों की, ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिलेटेड। और स्टडी ऑफ कंप्लीट सेल, दैट्स कॉल्ड सेल बायोलॉजी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ सेल्स, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल्स, वही बात आ गई, डेवलपमेंट, सब कुछ सेल्स का इंक्लूड हो गया, दैट्स सेल बायोलॉजी। इसी की बेटा जी एक अलग से ब्रांच होती है जिसको बोला जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो का मीन ही हम क्या बता सकते हैं? सेल। और लोगस का मीन आपको लॉजी का मीन होता है ये टू स्टडी। तो साइटोलॉजी का मीन हुआ स्टडी ऑफ मेनली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो केवल सेल स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की जाए तो वो साइटोलॉजी है, और पूरे सेल की स्टडी की बात को तो बेटा जी वो सेल बायोलॉजी है। तो मान सकते हैं कि साइटोलॉजी एक्चुअल में किसका पार्ट या किसकी ब्रांच है? सेल बायो की ब्रांच है। ठीक है, छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है इनमें। अब जैसे वो दो साइंटिस्ट भी यहां ध्यान रख लियो बेटा जी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। हाँ, ये ध्यान रखने दो तीन साइंटिस्ट अपने को। फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी तो बेटा जी जिन्होंने सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक। इंडियन साइटोलॉजी बता रखा है अरुण कुमार शर्मा, A.K. शर्मा। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। और बेटा जी एक फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी वो C.P. स्वानसन, C.P. स्वानसन इनको कहा गया। तो ये अलग अलग दो तीन साइंटिस्ट। तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी स्पेक्ट में थोड़ा सा माइनर सा जो डिफरेंस है वो ध्यान रख लियो बच्चों। चलें, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, तो एक पूरी सेल की स्ट्रक्चर की बात आ रही है, ओवरव्यू ले रहे हैं। चाहे वो एक प्लांट सेल का एग्जांपल लेके बता दिया बेटा जी, एक एनिमल सेल का एग्जांपल लेके बता दिया क्या क्या सेल में होता है, कैसी क्या स्ट्रक्चर है। चलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा जी अपन चलते हैं। तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन ए ओनियन पील एंड और ह्यूमन चिक सेल्स। ओनियन पील प्लांट के रेफरेंस में वो ले लो, चिक सेल ने चिक की कोई ह्यूमन बॉडी की, इसने चिक सेल की बात कर दी, कोई भी सेल ले लो। अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर जब आप स्टडी करोगे, नेकेड आई से तो विजिबल होता नहीं। लेट्स रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द ओनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट इज आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा जी ओनियन जो एक प्लांट सेल है उसका एक यूनिक फीचर आ गया कि उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो तो उसकी क्या है? सेल वॉल है। क्लियर? और सेल वॉल के अंदर बेटा जी कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन सभी में प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगी, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है। बाहर आउटर या सेल वॉल, इनर सेल मेम्ब्रेन। दूसरा बेटा जी, द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल के स्ट्रक्चर को जो लिमिटेड करती है बेटा जी वो सेल मेम्ब्रेन आएगी, या सेल वॉल तो होती नहीं। इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। This nucleus contain the chromosome which in turn contain the genetic material DNA। इसको जैसे सिंपली बता दिया कि जैसे बेटा जी सेल है, सेल में मान लो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते रहो, ये सेल मेम्ब्रेन हमने आउटर कवरिंग बता दी। प्लांट है तो सेल वॉल आप कंसीडर कर सकते हो। अब बच्चों सेल में एक न्यूक्लियस आ गया, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन की डिस्कस अपन करेंगे। न्यूक्लियस में बेटा जी कौन है? क्रोमोजोम है। न्यूक्लियस में अपन किसकी बात कर लें? क्रोमोजोम की। और जो क्रोमोजोम की बात आती है तो बेटा जी क्रोमोजोम में कौन होंगे?
क्रोमोसोम में होंगे जेनेटिक मटेरियल, और अपना जेनेटिक मटेरियल मेनली कौन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए, और डीएनए पे बेटा जी जगह जगह वो जीन जो डीएनए के बने होते हैं। Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack an underlying membrane bound nucleus are prokaryotic। तो बच्चा जी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक मेजर डिफरेंस होता है, वो मेजर डिफरेंस यही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रो का मीन ही बेटा जी प्रीमेटिव, प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, और इस न्यूक्लियस में बेटा जी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी एब्सेंट होगी। मतलब प्रोकैरियोट जो सेल है ये बेटा जी, इसमें अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही बेटा जी स्कैटर्ड रहता है एक फिक्स जगह, न्यूक्लियस में नहीं रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। और प्रो का मतलब ही प्रीमिटिव, इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रीमिटिव होता है। हेलो प्रोकैरियोट्स, एग्जाम्पल आपको पता है प्रोकैरियोट्स में किसको रखा जाता है, आपने बेटा जी 5 किंगडम कंसेप्ट पढ़ा ना, 5 किंगडम कंसेप्ट, रॉबर्ट विटेकर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो पहला जो है मोनेरा किंगडम बेटा जी, इसमें बैक्टीरिया वगैरह जो भी आते हैं वो सारे के सारे क्या है, प्रोकैरियोट्स है। रिमेनिंग कौन, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, बाकी चारों किंगडम यूकैरियोट्स होते हैं। क्लियर, बैक्टीरिया मोनेरंस आएगा एग्जाम्पल। अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स का ये मेजर डिफरेंस है बेटा जी, और जो यूकैरियोटिक सेल है, यू का मतलब ही ट्रू एडवांस, यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, क्या होगा, ऐसे सिंपली बता दूं, ये जैसे सेल मेम्ब्रेन कंसीडर कर दो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर की आउटर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यूकैरियोट्स में, और इसी में बेटा जी वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डीएनए एक जगह पैक रहता है। तो एडवांस न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो आपको किस में मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। अब यूकैरियोट्स में आगे वाले एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसमें प्रोटिस्टा किंगडम आ गया, इसमें फंजाई किंगडम आ गया, इसमें प्लांटी किंगडम आया, इसमें एनिमेलिया आया। इन सब की सेल्स बेटा जी कैसी होगी, यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोट के कंपेयर एडवांस होती है, वेल डेवलप होती है, न्यूक्लियस मेनली उसके बेस पर। तो सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर इज द सेल दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट, in both prokaryotic and eukaryotic cells a semi fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell। तो बिल्कुल बेटा जी, सेल चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, इनमें साइटोप्लाज्म तो होगा, ये तो प्रेजेंट ही होगा, बस वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाली बात है, वो डिफरेंस था। The cytoplasm is the underlying main arena of cellular activities in both the plant and animal cell। तो साइटोप्लाज्म में बेटा जी मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, जो सेल की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। बिकॉज साइटोप्लाज्म में बेटा जी कई साइट ऑर्गेनल्स आएंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, राइबोसोम आए, गोल्जी बॉडी आए, ER आए, मेनली यूकैरियोट्स के रेफरेंस में है ये। तो एक्टिविटी वही होती है, जैसे मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन है, जिसके थ्रू आप ATP बनाते हो, एनर्जी बनाते हो, वो कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो साइटोप्लाज्म का पार्ट है। प्रोटीन सिंथेसाइज की बात करूं तो दिमाग में राइबोसोम आ गए, वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म। तो मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज का जो मेन एरिना है वो कौन है, साइटोप्लाज्म ही है। क्लियर। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, अंडरलाइन। तो बेटा जी सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए कई केमिकल रिएक्शन इसी साइटोप्लाज्म में चलती रहती है, ताकि सेल्स क्या रहे, जिंदा, लिविंग। तो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आती है ना बच्चों एक लाइन, लिविंग का मतलब यहां होता है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, लिख सकते हो साइड में, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। तो सेल्स को मेंटेन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, लिविंग कंडीशन है बेटा जी, नॉन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब तो रुकना, नॉन इक्विलिब्रियम में कॉन्टिन्यूअस सेल की एक्टिविटीज, रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है, केमिकल रिएक्शन सेल में होती रहती है, स्टेडी स्टेट, हाँ कांस्टेंट तरीके से, वो लिविंग का
एक फीचर है बेटा जी। चलें आगे, चलो। Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structure called organelles like ER, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cells underline lack such membrane-bound organelles. तो बेटा जी प्रोकैरियोट यूकैरियोट में ये मेजर डिफरेंस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला तो आ गया। अब प्रोकैरियोटिक जो सेल है इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। देखो मैं इसको ऐसे सिंपली बता दूं, ध्यान होगा बच्चों आपको कि जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनल्स है इनकी दो कैटेगरी बना दी। एक तो बेटा जी बना दी मेम्ब्रेन लेस, दूसरे हमने बोल दिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन लेस तो हो गया ना जिनमें मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है ही नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड जिनमें आउटर कवरिंग है। मेम्ब्रेन लेस में तो बेटा जी आगे जैसे एक राइबोसोम, सारे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अपन, सेंट्रियोल। मेम्ब्रेन बाउंड में बेटा जी इनकी भी दो कैटेगरी है, कुछ में सिंगल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और कुछ में डबल मेम्ब्रेन होते हैं, सिंगल और डबल। तो राइबोसोम सेंट्रियोल तो ऐसे साइट ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन होती नहीं है। और बेटा जी जो मेम्ब्रेन लेस है ना ये आपको दोनों में मिलेंगे, प्रेजेंट इन बोथ, प्रोकैरियोट्स में भी होंगे एंड यूकैरियोट्स में भी होंगे, प्रोकैरियोट्स में भी होंगे और यूकैरियोट दोनों में। बट जो मेम्ब्रेन बाउंड साइट ऑर्गेनल्स है बेटा जी ये ओनली इन यूकैरियोट्स, ये अपने को केवल किस में मिलेंगे, यूकैरियोट, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। लाइन ये देखो, द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नहीं होते इन प्रोकैरियोट्स में। डिफरेंस है दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद। अब कौन कौन से, जैसे सिंगल लेयर वाले में तो बेटा जी आता है गोल्जी बॉडी, आएंगे सब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, नाम सुने आपने, ये सब मेनली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। डबल मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट सेल्स में अपन क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल लेयर्ड बेटा जी होती है, तो ये डबल लेयर्ड में आ गए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब। तो मेम्ब्रेन बाउंड केवल यूकैरियोट्स में मिलेंगे, जबकि मेम्ब्रेन लेस प्रो और यूकैरियोट्स दोनों में होते हैं। ठीक है, चलें फिर आगे, चलो। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नॉन मेम्ब्रेन आ गया ना, मेम्ब्रेन लेस बेटा जी, फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट, दोनों में होते हैं वो। हाँ, सेंट्रियोल जो मैंने दूसरा बताया था ना सेंट्रियोल, वो बेटा जी प्लांट में नहीं होगा, एनिमल में होगा, वो अपन आगे करेंगे उसके बारे में डिस्कस। बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट, राइबोसोम सब में मिलेगा आपको, इसमें भी कुछ डिफरेंस होंगे। Within the cell, ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria, and on rough ER. क्या कह रहा है, राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अलावा और कहाँ मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में होना बेटा जी फोटोसिंथेसिस के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ER। तो पहली चीज जो बेटा जी राइबोसोम है वो दोनों में हुए, कैसे हो देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, सिंपली याद रख लियो। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, सब में है राइबोसोम। लेकिन बेटा जी डिफरेंस ध्यान रख लेना, जो राइबोसोम है इसको डिटेल में भी अपन डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। प्रोकैरियोट में बेटा जी जो राइबोसोम है वो तो होंगे 70S टाइप के, यूकैरियोट में आएंगे 80S टाइप के, और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें आपको मिलेंगे 70S टाइप के। स्वेडबर्ग इनकी यूनिट होती है। तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है वो 70S के हैं। यूकैरियोट में देखना बच्चों, यूकैरियोट में 80S के तो ही हैं, लेकिन यूकैरियोट की जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें आपको 70S भी मिलेंगे। तो यूकैरियोट सेल में 80 और 70S दोनों टाइप के मिलते हैं, वाइल प्रोकैरियोटिक सेल में केवल 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा राइबोसोम बेटा जी ER के ऊपर भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके दो टाइप आएंगे, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक बेटा जी हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बेटा जी अपने को क्या दिखाई दे, राइबोसोम, राइबोसोम अगर है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छी लाइन है, क्लियर। तो यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म के अलावा और कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ER, रफ ER। चलो
एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रियोल जो बता रहा था ना बेटा जी, हाँ मेम्ब्रेन लेस, ये एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। सेंट्रियोल जो अपन ने बताया था प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल में इसका हेल्प क्या होगा, हेल्पफुल इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करेगी बेटा जी तब इस सेंट्रियोल का रोल होता है। सेंट्रियोल आएगा, एक एस्ट्रल रेज आएगी, हाँ वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, वो हेल्पफुल इन डिवाइडेशन। यहाँ इतना याद रख लो, जब सेल ऑर्गेनल इसी चैप्टर में आगे चलेंगे वहाँ डिटेल में इनके रोल आते रहेंगे बच्चों। चलो आगे। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। तो बेटा जी सेल जो होती है वो साइज, शेप और एक्टिविटीज में अलग अलग होती है, डिफर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बेटा जी पीपीएलओ, प्लूरो, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये माइक्रोमीटर होते हैं ना बेटा जी, से 1 माइक्रोमीटर की बात करूं तो 10⁻⁹ मीटर होता है ना, 10⁻⁹ इन लेंथ। वाइल बैक्टीरिया, ये साइज की बात आ रही है, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी बेटा जी सिंगल सेल अगर लार्जेस्ट की बात करें, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, उसका अंडा बताते हैं बेटा जी 11 × 17 सेंटीमीटर की एग है लार्जेस्ट सेल। Among multicellular organism, human red blood cells RBC are about 7.0 micrometer in diameter. Nervous cells are some of the longest cell. Cells also vary greatly in their shape. ये तो साइज की बात हुई, शेप की बात है तो बेटा जी they may be disc like, polygonal, columnar, cuboidal, thread like or even irregular. The shape of cell may vary with the function they perform. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन की जो शेप ऑफ सेल है बेटा जी वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करती है। जैसे कुछ एग्जांपल अपन लेके समझ लें। पहले साइज की जो बात आई थी तो साइज के रेफरेंस में बेटा जी यूकैरियोटिक सेल, उसके बाद नंबर आता है बैक्टीरियल सेल, देन बेटा जी माइकोप्लाज्मा, फिर वो वायरस, वायरोइड्स, वो सब आते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स है ये सबसे इनमें लार्जेस्ट, उसके लिए बेटा जी बताते हैं 10 to 20 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया सेल का पता ही रखा है 3 to 5 माइक्रोमीटर, माइक्रोप्लाज्मा 0.3 और वायरस उससे भी स्मॉलेस्ट। तो देखो बच्चों वैसे तो इन सीक्वेंस में स्मॉलेस्ट वायरस है, लेकिन वायरस को अभी मैंने कहा था लिविंग सेल कंसिडर करते ही नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल, तो बेटा जी आपका आंसर जाएगा माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल, पीपीएलओ, प्लूरो, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी प्रोकैरियोट्स में ही आता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक इनमें सबसे। अब जो ये दे रखी है 2-3 बातें बच्चों, क्वेश्चन जैसे इनमें बन जाए, क्या बन जाए, आपसे पूछ ले लार्जेस्ट एनिमल सेल और लार्जेस्ट प्लांट सेल। तो लार्जेस्ट एनिमल में बेटा जी दे रखा है ये रहा एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये लार्जेस्ट बर्ड भी होता है बच्चों, शुतुरमुर्ग देखे ना, ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट बर्ड, फ्लाइट लेस होता है, उड़ नहीं पाता, विंग्स और जो मसल्स होती है वो वेस्टिजियल होती है बच्चों। क्लियर, बर्ड्स है। और प्लांट की बात आए बेटा जी तो इसमें एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया, हाँ एल्गी, एसिटाबुलेरिया। और लार्जेस्ट के बाद अगर बेटा जी लॉन्गेस्ट की बात आए तो लॉन्गेस्ट एनिमल और लॉन्गेस्ट प्लांट्स। लॉन्गेस्ट एनिमल में मैं आपको बता सकता हूं, ये जो दे रखा है नर्वस सेल, कहां गई, ये रही अपनी नर्वस सेल बेटा जी। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है 19 माइक्रोसेंटीमीटर से कनेक्टेड होती है, लॉन्गेस्ट नर्वस सेल। और लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की बात आए तो बेटा जी वो रेमी फाइबर्स होते हैं, याद रख सकते हो आप, प्लांट के फाइबर है, रेमी फाइबर से लॉन्गेस्ट प्लांट सेल होती है। एनिमल सेल में लॉन्गेस्ट आए तो अपनी नर्वस सेल्स। और लार्जेस्ट की बात आए तो है एनिमल सेल्स, तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच दे रखा है, और प्लांट आए तो एसिटाबुलेरिया एल्गी। क्लियर। अब बेटा जी साइज के बाद इसने शेप का एक पॉइंट दे रखा है, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग उनकी शेप भी अलग अलग होती है। जैसे अपन ने लिखा वो डायग्राम में दे रखा है आरबीसी है बेटा जी। आरबीसी कैसे होती है आपकी, बाई कॉनकेव होती है। क्लियर, रेड ब्लड कार्पस्कल्स बाई कॉनकेव ऐसे होते हैं ना बेटा जी, सर्कुलर। अब बाई कॉनकेव से बेनिफिट ये होता है कि अपनी आरबीसी में ये सरफेस एरिया ज्यादा
बाई कॉनकेव का बेनिफिट हुआ एरिया ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होने से बच्चों आरबीसी में क्या भर सकते हो, मैक्सिमम हीमोग्लोबिन, वही हीमोग्लोबिन जो गैसेज को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन, उतना ही ज़्यादा गैसेज ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। आरबीसी के अलावा जैसे कुछ डायग्राम में आपको दिखा रखा हो, डायग्राम देख लेते हैं बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। ये रही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल लो अपने। तो रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाइकॉनकेव है, ठीक है। अब मैमल्स की है, और मैमल्स की बेटा जी जो बात करूं आरबीसी की, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए ई न्यूक्लिएटेड होती है। अभी बता रहे थे मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हाँ, अगर अदर देन मैमल्स की बात आए, ये भी ध्यान रख लेना, अदर देन मैमल्स, मैमल्स के अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे बर्ड्स की बात आ जाए बेटा जी, एम्फीबिया, फ्रूग आ जाए, रेप्टाइल्स हो जाए, उनकी आरबीसी अगर मैं बोलूं तो न्यूक्लिएटेड होती है, और बाई कॉन्वेक्स, कॉनकेव की जगह बाई कॉन्वेक्स होती है। तो अपनी वाली जब मैमल्स की याद रखोगे तो बेटा जी ये भी याद हो जाएगा, अदर देन मैमल्स में न्यूक्लिएटेड है और बाई कॉन्वेक्स है, अपने में बाई कॉनकेव है। चलो डब्ल्यूबीसी की बात आई, ये भी अपने ब्लड की सेल्स है बेटा जी। डब्ल्यूबीसी अमीबोइड सेल्स होती है। अमीबोइड सेल्स का मतलब ये अमीबोइड मूवमेंट शो करती है। अमीबोइड मूवमेंट वो होती है विद हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, इरेगुलर बेटा जी शेप की, अमीबा की तरह इरेगुलर होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है डब्ल्यूबीसी। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, कॉलमनर सेल्स बेटा जी जो कॉलमनर लॉन्ग एंड नैरो है, लॉन्ग नैरो सेल्स होती है ना कॉलमनर, और इनमें जो न्यूक्लियस है वो बेस पर, बेसल पार्ट पे होता है, एनिमल टिश्यू में पढ़ते भी हो आप। और कॉलमनर सेल्स अगर बात करें तो बेटा जी कहाँ आपको मिलेगी, अपने इंटेस्टाइन में होती है। फूड का एब्जॉर्प्शन जहां होता है इंटेस्टाइन में, कॉलमनर सेल्स रहती है। इसके अलावा ये जो डायग्राम दिखा रखा है बेटा जी, नर्वस सेल्स दिखा रखी है। नर्वस सेल्स में आपने पढ़ रखा ब्रांच्ड और लॉन्गेस्ट होती है। नर्वस सेल्स का डायग्राम आपको याद आ जाएगा, ये वाला, ये जो माइन्यूट ब्रांचेज है बेटा जी डेंड्राइट्स है, और ये एक बड़ी ब्रांच एक्सोन है, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो कई ब्रांच है तो इनको ब्रांच्ड बोल दो, और लॉन्गेस्ट एनिमल सेल होती है, लॉन्ग है। ट्रैकिड इलोंगेटेड है बेटा जी, ट्रैकिड होते हैं ना, इलोंगेटेड शेप की सेल है ट्रैकिड। मीजोफिल सेल्स ये लीव्स में बेटा जी मिलती है, राउंड एंड ओवल। मीजोफिल सेल, पैलिसेड सेल वो पिलर शेप्ड होती है। ये सेल्स बेटा जी अलग अलग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लियो। मीजोफिल लीव्स में होती है, इनमें क्लोरोफिल वगैरह होता है वही। चलें आगे, डायग्रामेटिक याद रख लियो आप। तो ये जो लास्ट लाइन थी ना, द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद फंक्शन ऑफ द परफॉर्म, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल की शेप डिटरमाइन होती है, डिपेंड करती है। चलो प्रोकैरियोटिक सेल पे आते हैं बच्चों। हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या है। तो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल, इसी का एग्जांपल है वैसे तो, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या है, सारे प्रोकैरियोट्स है बच्चों। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, अंडरलाइन, जनरली स्मॉलर मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। तो साइज में यूकैरियोट से स्मॉल है, अभी बताई थी साइज, और छोटे हैं बच्चों तो फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। यूकैरियोट के कंपेयर इनमें मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, फास्ट होगा। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, वही शेप और साइज बेटा जी वेरी करती है, अलग अलग है। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, बैक्टीरिया की शेप बच्चों बैसिलस, रोड शेप्स, रोड लाइक होते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर बैसिलस बैक्टीरिया है। कोकस स्फेरिकल है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हो। विब्रियो कोमा शेप्ड है, विब्रियो कोलेरी बेटा जी। एंड स्पाइरिलम, ये स्पाइरल है। तो अलग अलग शेप के ये बैक्टीरिया वेरी करते हैं शेप के अकॉर्डिंग। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। हालांकि शेप और फंक्शन में खूब वैरायटीज है बेटा जी, फिर भी फंडामेंटली स्ट्रक्चर इनकी क्या होगी, सेम होगी। वही आउटर कवरिंग, वही बेटा जी साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। न्यूक्लियस सबका प्रिमिटिव है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो फंडामेंटली क्या रहेंगे, सिमिलर। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ये देख लेना बेटा जी, ये एक बात सुन लियो, ऑल प्रोकैरियोट्स, ऑल में नहीं, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो जो प्रोकैरियोट्स है इनमें माइकोप्लाज्मा में बेटा जी सेल वॉल नहीं होती, और यूकैरियोट्स में जो अपन है एनिमेलिया,
अपने में सेल वॉल नहीं होती। देखना है काम की चीज बच्चों, प्रोकैरियोट्स में माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, हाँ इनमें बैक्टीरिया वगैरह में है। और यूकैरियोट्स की बात करूं तो प्लांट में है, फंजाई में है, वहां तो सेल वॉल होती है, बट बच्चों एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट है। तो कहने का मतलब ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल तो बेटा जी इनकरेक्ट हो गया। ऑल यूकैरियोट्स हैव सेल वॉल तब भी इनकरेक्ट हो गया। यूकैरियोट में एनिमेलिया में नहीं है, प्रोकैरियोट में माइक्रोप्लाज्मा में नहीं है। क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल्स इज द साइटोप्लाज्म। अब अंदर का जो फ्लूइड है वो मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म हो गया। देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है प्रोकैरियोट में बेटा जी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, प्रिमिटिव था, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नैग्ड नॉट एनवर्ब्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका जेनेटिक मटेरियल नैग्ड भी होता है, अपने में तो उसके चारों तरफ बेटा जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ना, क्रोमोसोम डीएनए के। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए में बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। ये देखो थोड़ा सा बच्चों बात करते हैं क्या है प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। देखो क्या है, तो जैसे एक सेल की बेटा जी स्ट्रक्चर से अपन समझा देते हैं, मैं पैरेलल में बता दूं सेल की स्ट्रक्चर लेके डायग्रामेटिक की बेटा जी की। जैसे प्रोकैरियोटिक अगर सेल्स की अपन बात करें, कोई बैक्टीरियल सेल ले लो, उसकी आउटर कवरिंग से बेटा जी आ जाते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन सारी स्ट्रक्चर इसी डायग्राम बेस्ट बता दूंगा बेटा जी मैं। और सबसे इनर होती है बेटा जी सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल, मान लो बैक्टीरिया सेल की अपन बात करें, ये बेटा जी राइबोसोम, जो यहां प्रोकैरियोट है तो कितने टाइप के होंगे? 70S होंगे, क्लियर है बच्चों। ये मान लिया अपन ने प्लाज्मिड। मेन डीएनए के अलावा बेटा जी होता है प्लाज्मिड जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, स्मॉलर देन मेन डीएनए। ये बेटा जी इनका मेन डीएनए है, ये वाला, ये मान लिया मैंने न्यूक्लियोइड। मेन जेनेटिक मटेरियल मान सकते हो, मेन डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो भी है, ये इनका आ गया न्यूक्लियोइड। ऑल्सो कॉल्ड, इसी को बोलते हैं बेटा जी प्रोक्रोमोसोम। इनमें ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रख लियो। ट्रू क्रोमोसोम आप यूकैरियोट में यूज करोगे, यहां प्रो क्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड और मेन डीएनए जो है क्या, ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अपने में डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, ये सर्कुलर है बेटा जी। मेन जो इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इसी के पास है। अपना जैसे डीएनए न्यूक्लियस में होता है ना, वैसे ये इनका न्यूक्लियोइड है, प्रो क्रोमोसोम। ये बेटा जी मोटाइल स्ट्रक्चर आ गई, फ्लैजिला। मोटिलिटी, मूवमेंट में हेल्पफुल है, बैक्टीरिया की मूवमेंट में कौन रोल प्ले करेगा? फ्लैजिला। ये यहां सेल मेम्ब्रेन से बेटा जी जो फोल्डिंग है दैट्स मीजोजोम। डायग्राम में देख लो, सेल मेम्ब्रेन सबसे इनर उसके फोल्ड से बनते हैं मीजोजोम। जो बेटा जी मीजोजोम क्या होते हैं, जैसे अपने यूकैरियोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वैसे यहां मीजोजोम, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस का मतलब फंक्शन सेम होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम इनके पास होता है। ये बेटा जी ये स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड, इनको बोल दिया पिलाई। और कंपैरेटिवली जो स्मॉल है फिम्ब्री, शॉर्ट पिलाई बेटा जी फिम्ब्री होती है, और जो लार्ज है ये फिम्ब्री कंपैरेटिवली स्मॉल है। इनका रोल फॉर अटैचमेंट। इस डायग्राम में बेटा जी सारी बातें आ गई इस प्रोकैरियोटिक सेल्स की। पिलाई हेल्पफुल इन कॉन्जुगेशन, इनको एफ पिलाई, सेक्स पिलाई भी बेटा जी बोल देते हैं, फर्टिलिटी में हेल्पफुल होती है। तो ये जो डायग्राम अपने को दिख रहा है एक टिपिकल प्रोकैरियोट बैक्टीरिया की सेल है बच्चों। ये मान लो यहां एक ऐसी को बताते ना पूरा साइटोप्लाज्म ही है, साइटोप्लाज्म, उसमें अलग अलग।
अब देख लो बच्चों क्या है, ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको। सबसे पहले मैं आउटर कवरिंग की बात करता हूं, आउटर जो बाउंड्री है उसकी अपन बात कर लेते हैं। ये 3 इसमें कवरिंग आ गई, दैट सेल एनवेलोप, और इसको बोल देंगे सेल बाउंड्री। दिख रहा है बोर्ड पे आपको, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं, इस डायग्राम से सारी बातें क्लियर हुए। तो आउटर मोस्ट है बेटा जी वो ग्लाइकोकैलिक्स है, बैक्टीरिया के रेफरेंस में है। देन आती है सेल वॉल, और सबसे अंदर है सेल मेम्ब्रेन, सब में होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के कुछ इनफोल्ड बेटा जी, सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्ड हो जाती है, तो फोल्ड होकर फॉर्म करती है मीजोजोम, जो किसके एनालोगस है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। अब जो अपनी आउटर कवरिंग है इसकी बेटा जी, उसमें ये लार्ज जो स्ट्रक्चर है सबसे, वो फ्लेजिला है, वो मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। फ्लेजिला से कुछ छोटी स्ट्रक्चर भी है, दैट्स कॉल्ड पिलाई और फिम्ब्री। पिलाई फिम्ब्री के कंपेयर थोड़ी लार्ज स्ट्रक्चर है बेटा जी, कॉन्जुगेशन में हेल्पफुल है। कॉन्जुगेशन याद होगा, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उससे हाँ वो एफ फैक्टर प्लाज्मिड को बेटा जी ट्रांसफर करता है। फिम्ब्री ये कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज है, अटैच हेल्पफुल इन अटैचमेंट, बैक्टीरिया को किसी सरफेस से, सबस्ट्रेटम से, रॉक से अटैच करने में हेल्पफुल होता है। साइटोप्लाज्म आ गया, राइबोसोम आगे जो यहाँ 70S टाइप के है, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, सब आएगा। मेन जो बच्चों इसका डीएनए है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। इसी के पास इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो डबल स्टैंडर्ड के साथ कैसा है, सर्कुलर है, ऑल्सो कॉल्ड प्रो क्रोमोजोम। यहां ट्रू क्रोमोजोम नहीं होते, क्रोमोजोम वर्ड आप एब्सेंट भी बोल सकते हो। इससे छोटे डीएनए और होते हैं बेटा जी, इसी के अलावा साइटोप्लाज्म है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड। ये भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, लेकिन मेन डीएनए के कंपेयर साइज में क्या है, स्मॉल है। इसका क्या रोल है वो देखते हैं। तो प्लाज्मिड जो होते हैं ना बेटा जी, हाँ ये बैक्टीरिया को अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने लिखा एक प्लाज्मिड है आर प्लाज्मिड, इनका बेटा जी अब इनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो होती नहीं, मेन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो तो न्यूक्लियोइड के पास है। प्लाज्मिड यहां क्या करेगा, प्रोवाइड रेजिस्टेंस कैपेसिटी, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू और प्रोवाइड रेजिस्टेंस कैपेसिटी अगेंस्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, प्रतिजैविक के अगेंस्ट इनको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। एंटीबायोटिक समझ गए ना बच्चों, प्रतिजैविक जिनकी प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते, नाम सुना है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, खूब बात। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बेटा जी एंटीबायोटिक्स दी जाते हैं ताकि बैक्टीरियल की ग्रोथ ना हो। लेकिन जिन बैक्टीरिया में बेटा जी ये स्पेसिफिक प्लाज्मिड है, लाइक आर प्लाज्मिड, आर्कामिनिया रेजिस्टेंस, ये बैक्टीरिया उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी क्या कर लेगा, ग्रोथ कर लेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उनमें क्या आ चुका है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी आ चुकी है। ये प्लाज्मिड होते हैं। बाकी मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास है, न्यूक्लियोइड के पास। साइटोप्लाज्म हो गया। एक ये जो सी वर्ड लिखा ना मैंने, ये बेटा जी यहाँ सेल इंक्लूजन्स होते हैं, इनमें इनके स्टोरेज मटेरियल्स होते हैं। नॉन लिविंग पार्ट है सेल इंक्लूजन्स, बेटा जी नॉन लिविंग स्टोर्ड न्यूट्रिएंट सबस्टेंस होते हैं। निर्जीव स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड सबस्टेंस, तो पोषक संचित पदार्थ होते हैं बेटा जी सेल इंक्लूजन, लाइक इनमें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स होते हैं। एक तरह से स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स सबस्टेंस होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ये सेल इंक्लूजन वर्ड इनके लिए यूज किया गया। तो एक बार आप इस डायग्राम को देखिए बेटा जी, इसमें पूरी प्रोकैरियोटिक सेल्स के सारे स्ट्रक्चर अपन ने आपको बता दिए हैं। फिर अपन एनसीईआरटी से रीडिंग लगाएंगे बिल्कुल इजी मोड में, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर कहां है और उसका क्या फंक्शन है। चलो एनसीईआरटी पे आ जाएं, आ जाओ फिर, देर किस बात की। ये लो बोर्ड पे क्या कह रहा है। तो मेन डीएनए बच्चों जिसको अपन ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोइड, वो यहां भी लिख सकते हो। ये लाइन जो आई है ना, द जेनेटिक मटेरियल, जो मेन डीएनए बेटा जी इज बेसिकली नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यही बेटा जी वो क्या है, न्यूक्लियोइड है, मेन डीएनए। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए हो गया ना, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। अब सिंगल क्रोमोसोम वर्ड बच्चों एक क्रोमोसोम, प्रो क्रोमोसोम बोल सकते हैं, बाकी नॉर्मली ट्रू क्रोमोसोम वर्ड आए तो हम प्रोकैरियोट में नहीं बताएंगे। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. Genomic DNA के अलावा extra nuclear, extra chromosomal. These smaller DNA are called plasmid. The plasmid DNA confer certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistance to antibiotic. और ऐसा प्लाज्मिड बेटा जी क्या कहलाया था, आर प्लाज्मिड। क्या बोला, आर प्लाज्मिड। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड, ये बेटा जी बायोटेक में भी है वैसे तो,
12th में, हायर क्लास मतलब 12th में आ जाएगा। चलो, DNA is used to monitor bacteria transformation with foreign DNA. DNA is used, the plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. ये बच्चों RDT में आएगा, प्लाज्मिड को यूज करेंगे अपन। प्लाज्मिड यूज होता है एज ए वेक्टर, वहां डिस्कस करेंगे अपन। प्लाज्मिड का एक रोल होगा यूज्ड एज ए वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? इस वेक्टर के साथ बेटा जी कोई फॉरेन डीएनए, दूसरा डीएनए जोड़ दिया, बाइंड करके इसको किसी होस्ट में ट्रांसफर कर दो। तो अगर एक डीएनए को आपको किसी दूसरे होस्ट में ट्रांसफर करना है तो उसे पहले बाइंड कर देते हैं किससे? प्लाज्मिड से। तो वो ट्रांसफर में भी हेल्पफुल होता है। वहां जाके फिर वो रेप्लिकेट कॉपी करेगा इसी वेक्टर के थ्रू। आगे की बातें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में बेटा जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, बिल्कुल आ गई। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम बेटा जी दोनों में है, लेकिन एक में 70S है, यूकैरियोट में 80S है, लेकिन यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। A specialized differentiate from a cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryotes। बिल्कुल, सेल इंक्लूजन भी आगे थे और वो सेल मेम्ब्रेन के जो इनफोल्डिंग थे वो मेसोसोम भी आगे थे। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और बेटा जी मेसोसोम के लिए आपको क्या बता दिया? एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। और ये इनमें क्या होंगे? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे। एक रोल तो ये इनका रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। इसके अलावा भी बच्चों मेसोसोम क्या करता है? मेसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। ऑल्सो हेल्पफुल इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रीशन ऑफ सेल वॉल। और मेसोसोम का एक रोल भी लिख लियो डीएनए रेप्लिकेशन में भी, ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इनका मेन डीएनए कौन सा है? न्यूक्लियोइड है, उसके रेप्लिकेशन में भी इन मेसोसोम का रोल है। इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, इसलिए बेटा जी ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस है। और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी कुछ रोल होता है इन मेसोसोम्स का। इसके फंक्शन आ गए। चलो, ये डायग्राम क्या दे रहा है? टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, ये बेटा जी ये साइज की बात आ गई यहाँ। वायरस इतने बता रखे हैं, PPLO 0.1, ये 1.2 टिपिकल बैक्टीरिया, और वहां बता रखा 3 to 5 की बात है, शायद इसे याद रख लियो आप। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब जो सेल्स की कवरिंग है, सेल बाउंड्री है बेटा जी, उनकी अपन बात करते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure. तीनों लेयर बेटा जी tightly bound होती है आपस में. The outermost आपको बताया था glycocalyx, followed by the cell wall and then the plasma membrane. Cell membrane के लिए बढ़ा रहा plasma membrane. तीनों कवरिंग आ गई थी बच्चों. Although each layer of the envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit. तो ध्यान रखना बच्चों, तीनों लेयर इंडिविजुअली अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, बट बेटा जी कलेक्टिवली तीनों लेयर एक साथ पूछे तो प्रोटेक्शन देगी. एक साथ प्रोटेक्टिव लेयर है, बट इंडिविजुअली सबका फंक्शन अलग अलग है. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. साइंटिस्ट के बेस पर बेटा जी सुने होंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. Those that take up the Gram stain are Gram positive and the others that do not are called Gram negative bacteria. क्लियर है? चलो अभी बता ही देते हैं इसको थोड़ा थोड़ा. Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. तो ग्लाइकोलिस बेटा जी कंपोजिशन थिकनेस के बेस पर अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग है. कैसे? इट कुड बी ए लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम, व्हाइल इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड द कैप्सूल. तो बच्चों सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? बैक्टीरिया के रेफरेंस में ग्लाइकोकैलिक्स बना है, इस पर भी क्वेश्चन. ये खुद कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड. किसकी? म्यूकोपॉलीसैकेराइड. क्या होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है. मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड. अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है बेटा जी दो टाइप के होते हैं थिकनेस के बेस पे. किसके बेस पे दे रखा है? थिकनेस मेन. तो थिकनेस के बेस पे बेटा जी एक तो आ गई, कुछ में तो ये स्लाइम लेयर होती है, चिपचिपी. कहीं इसके लिए एक वर्ड आता है कैप्सूल. कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम कंपेरेटिवली थिक होती है, और जो कैप्सूल है बेटा जी वो स्लाइम तो थिक होती है और कैप्सूल कैसा होता है? थिक. स्लाइम थिन होती है, थिन स्लाइमी होती है. अब मेन बेटा जी इसका रोल एक तो अटैचमेंट में हेल्पफुल है.
स्लाइम है तो चिपकाने में, एडहेरेंस अटैचमेंट में रोल प्ले करेगा। कैप्सूल जो है वो थिक है, टफ है, तो कैप्सूल का बेटा जी रोल होता है, ये मेनली उन बैक्टीरिया में होते हैं जो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब बेटा जी डिजीज प्रोड्यूस करने वाले, अपनी बॉडी में जाके जो डिजीज कर दे, उन बैक्टीरिया की आउटर टफ कवरिंग को कैप्सूल बोलते हैं। और ये कैप्सूल एक तरह से उन बैक्टीरिया को होस्ट की बॉडी से बचाता है। होस्ट की अपनी बॉडी में घुस गया बेटा जी तो आपका इम्यून सिस्टम तो उन बैक्टीरिया को खत्म करेगा ना, लेकिन वो जो कैप्सूल की टफ कवरिंग है वो अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट में भी उनको क्या रखेगा, सर्वाइव रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो कैप्सूल मोस्टली उन बैक्टीरिया में दोज कैसे नेचर के हो, पैथोजेनिक हो। तो कैप्सूल मोस्टली उन बैक्टीरियाज में आपको मिलेगा जो पैथोजेनिक हैं और जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। और स्लाइम अटैचमेंट में हेल्पफुल होता है, चिपचिपा स्लाइम लेयर है, वो थिन है, ये कंपैरेटिवली थिक है और बने हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड के। आगे लाइन, एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम, लूज होती है, व्हाइल अदर इट में बी थिक एंड टफ, वो कैप्सूल होता है। चलिए तो यानियो आगे चलें। The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। ये सेल वॉल के रोल आ गए। एक तो उस सेल को बेटा जी प्रोवाइड शेप देगी, मेंटेन शेप ऑफ सेल, उसके अलावा उसे बस्ट और कोलैप्स होने से, फटने से और पिचकने से भी कौन सेल वॉल बचाती है, टफ कवरिंग है। तो मेंटेन शेप ऑफ सेल, मेंटेन शेप ऑफ सेल और बैक्टीरिया, और साथ में उसको कोलैप्स और बस्ट होने से भी कौन बचाएगी, सेल वॉल बेटा जी। ये इसके फंक्शन हो गए। अब जो ग्राम वाली बात आई थी ना बेटा जी, इस सेल वॉल के बेस पर, स्टेनिंग के बेस पर, ग्राम साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने स्टेनिंग बेटा जी के बेस पर दो कैटेगरी बना दी थी। एक तो ग्राम पॉजिटिव, बैक्टीरिया की दो कैटेगरी बना दी थी कि एक बैक्टीरिया तो ग्राम पॉजिटिव हो गए थे, ध्यान है आपको, एक बेटा जी ग्राम नेगेटिव। छोटा सा माइनर सा जो डिफरेंस है, सिंपली वो यहां समझ लो बेटा जी, वैसे तो बैक्टीरिया मोनेरा में वहां आते ही हैं। ये ग्राम पॉजिटिव तो वो थे जिनमें स्टेन होता है बेटा जी, ये तो स्टेन लेते हैं, पर्पल कलर आता है वो, इनमें प्रॉपर स्टेनिंग नहीं होती, कलर नहीं आएगा, तो ग्राम नेगेटिव, ग्राम साइंटिस्ट के नाम पर है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर जो है वो सिंगल लेयर होती है, एक ही लेयर है, और वही है ग्लाइकोकैलिक्स जो बनी है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोकैलिक्स है, सॉरी सेल वॉल बेटा जी। जैसे ग्लाइकोकैलिक्स तो किसका बना है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, और जो ये सेल वॉल है ना, हाँ ये किसकी बनी है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन, ये वर्ड याद रख लियो, सेल वॉल पेप्टाइडो ग्लाइकेन, बैक्टीरिया के रेफरेंस में। और ग्राम नेगेटिव जो है इनमें डबल लेयर है, आउटर और इनर। इनर इनमें बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, और आउटर बेटा जी बनी है लाइपोपॉलीसैकेराइड की। तो फिर से सुनो, सेल वॉल स्टेन के बेस पर, ग्लाइकोकैलिक्स तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की थी, सेल वॉल बैक्टीरिया की सेल वॉल बेटा जी पेप्टाइडोग्लाइकेन, याद आया, ग्लाइकेन भी कार्बोहाइड्रेट के लिए सफिक्स यूज होता है बच्चों। इसमें दो वर्ड आते हैं ना, ग्लाइकोकेन में, इट्स पॉलीमर ऑफ NAG, नाग एंड नाम। हाँ, NAG बोले तो N एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, और नाम बोले तो N एसिटिल म्यूरामिक एसिड, ये हाँ म्यूरिन वर्ड भी यूज करते हैं, ध्यान है बातें आपको। तो इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बेटा जी एक सिंगल लेयर होगी, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, वही स्टेन लेगा, स्टेन लेके कैसा कलर आएगा, पर्पल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेटा जी डबल लेयर है, आउटर तो बनी है लाइपोपॉलीसैकेराइड की, और जो इनर है वो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल का, बैक्टीरियल सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है, जो खुद किसका पॉलीमर है, NAG, N एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, और नाम का मतलब N एसिटिल म्यूरामिक एसिड, तो इसको म्यूरिन वर्ड भी यूज कर देते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन के लिए म्यूरिन बेटा जी वर्ड भी आता है, इनके पॉलीमर से बनते हैं, ठीक है बात। तो इस सेल वॉल की आ गई, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर ली अपन ने। देन तो आउटर मोस्ट ये ग्लाइकोकैलिक्स, देन बेटा जी सेल वॉल आ गई, ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया के रेफरेंस में चल रहे हैं अपन। देन इनर मोस्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन is selectively permeable in nature and interact with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryote. तो बेटा जी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसी के लिए एक वर्ड आता है यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। यूनिवर्सल इसलिए बेटा जी क्योंकि ये मेम्ब्रेन फाउंड इन
बोथ प्रो एंड यूकैरियोट्स, फाउंड इन बोथ प्रो एंड, सब में मिलती है, सेल मेम्ब्रेन सभी में प्रेजेंट होगी, प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सब में। सो इसके लिए वर्ड है यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सब में नहीं है। चलो अब बच्चों सेलेक्टिवली परमिएबल ये भी समझेंगे आगे। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब, हाँ सबको एंट्री नहीं देगी, जिनकी रिक्वायरमेंट हो उन्हीं को सिलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करती है, सारे नहीं जाते हैं। वाइल जो सेल वॉल है बेटा जी, यहां ध्यान रखना, सेल वॉल के लिए वर्ड आता है परमिएबल, वो परमिएबल है बस। और सेल मेम्ब्रेन कैसी है, सेलेक्टिवली परमिएबल, जिनकी रिक्वायरमेंट है वही एंट्री लेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर? तो सेल वॉल, अब उसमें भी बच्चों सेल वॉल में भी जैसे बता देते हैं, अलग अलग सेल वॉल है, ज़्यादा तो क्या डिटेल में जाएं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिए, चलो सेल वॉल अलग से पॉइंट आएगा, वहाँ डिस्कस कर ले, या तो अपन इसी बैक्टीरिया के बारे में बात करें। नेक्स्ट आओ, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। वो सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से क्या बन रहा है, मेसोसोम बन रहे हैं। These extension are in the form of vesicle, tubules and lamella। लेमिला के फॉर्म में होता है बेटा जी, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है, वेसाइकल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो वेसाइकल्स, ट्यूब्यूल और लेमिली हर फॉर्म में होते हैं। दे हेल्प इन, अब देख लो ये बेटा जी फंक्शन आ गए मेसोसोम के। दे हेल्प इन, क्या बताया था आपको, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्पफुल है, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। They also help in respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content। ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेसोसोम। तो बेटा जी देखो सरफेस एरिया तो ऐसे इंक्रीज किया, ये एक नॉर्मल मेम्ब्रेन होगी, एक इसमें ऐसे फोल्ड आ गए, तो फोल्ड से सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, और ये फोल्ड ही तो मेसोसोम है। एंजाइमेटिक कंटेंट है, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, इसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम है, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस था। डीएनए रेप्लिकेशन बताया था आपको, उस न्यूक्लियोइड के रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होता है। तो जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड करती है बेटा जी, तो उस न्यूक्लियोइड का कुछ कंटेंट दोनों बैक्टीरियल सेल में जाएगा ना। अरे भाई एक बैक्टीरिया सेल है, डिवाइडेशन हुआ 1 से 2 मिली, तो डिवाइडेशन के टाइम यही तो होना है, जो मेन बेटा जी इसका न्यूक्लियोइड है यही, इसी के पास तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इसका कुछ पार्ट इसमें आ गया, कुछ इसमें आ गया। इस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में भी किसका रोल रहेगा, मेसोसोम का, वो हेल्पफुल होता है। 2 टाइप के मेसोसोम होते हैं बच्चों, एक तो पेरिफेरल होता है, एक सेंट्रल होता है। पेरिफेरल तो पेरिफेरल साइड में, और सेंट्रल न्यूक्लियोइड के पास होता है, वो रेप्लिकेशन और में हेल्पफुल रहेगा। ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है मेसोसोम के। चलो आगे, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स व्हिच कंटेन पिगमेंट। अब देखना बच्चों, कुछ में लाइक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें क्या होता है, अब क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं, वो तो प्लांट और एडवांस कैरेक्टर हो गया। इनमें बेटा जी एक स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट। तो बेटा जी ये फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, वैसे सी स्ट्रक्चर है, पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं। अरे हुआ क्या बच्चों, जब इवोल्यूशन की जब बात आती है ना, तो स्टार्ट में जो लाइफ आई थी ना, सबसे पहली जो लाइफ थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग की जो लाइफ थी वो अनएरोबिक थी, क्योंकि उस टाइम बेटा जी फ्री ऑक्सीजन थी नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं थी तो लाइफ अनएरोबिक थी। अब देन वहां आए ये बीजीए साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्होंने बेटा जी फर्स्ट टाइम क्या स्टार्ट किया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया। ये इनमें क्रोमेटोफोर है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया तो बेटा जी बीजीए ने, साइनोबैक्टीरिया ने क्या रिलीज की, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिलीज हुई तब एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हुआ, देन स्टार्ट हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले एनोरेबिक थी फर्स्ट लाइफ, देन एरोबिक आई इनकी वजह से। फर्स्ट टाइम ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज किया। चलिए बात, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं बेटा जी। मोटाइल में वो फ्लेजिला आ जाएगा मोटिलिटी के लिए। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लेजिला, उनकी सेल वॉल से थिन फिलामेंटस, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का भी इसमें आता है, बट एनसीईआरटी बेटा जी सेल वॉल यहाँ कंसिडर कर रखा है। आगे फ्लेजिला, सीलिया की स्ट्रक्चर फिर पढ़ेंगे, वहाँ और क्लियर कर लेंगे। फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द मेम्ब्रेन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लेजिला। तो नंबर ऑफ फ्लेजिला अलग अलग होती है बच्चों, मोस्टली 1 या 2, सीलिया ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू फ्लेजिला। बैक्टीरियल फ्लेजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। फ्लेजिलम
ये बच्चों सिंगुलर वर्ड मान लो, और फ्लेजिला प्लूरल होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो बेटा जी फिलामेंट आ गया, हुक आ गया, एक बेसल बॉडी आ गई। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ द आउटसाइड। ये सेल के बाहर जो निकला हुआ पार्ट है वो फिलामेंट है। और बेटा जी फ्लेजिला मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, इसमें जो प्रोटीन होगी उसके लिए वर्ड आ गया फ्लेजिलीन प्रोटीन। फ्लेजिला किस प्रोटीन का बना है? फ्लेजिलीन प्रोटीन का। अब देख लो स्ट्रक्चर में 3 पार्ट आ गए फ्लेजिला के, सीधा सा समझ लो। बेसल पार्ट है, बेसल बॉडी, देन बेटा जी सेकंड हुक आया, और फाइनली जो बाहर वाला पोर्शन है दैट्स कॉल्ड फिलामेंटस, ये वाला। यहां बेसल पार्ट पे 4 रिंग बेटा जी होती है, 2 पेयर ऑफ रिंग। इसको तो अपन बोल देंगे बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी पे बेटा जी 2 पेयर ऑफ रिंग्स होती है ना, टोटल 4 रिंग्स होती है। देन बेटा जी मिड वाला पोर्शन इसका हुक है, और सबसे लॉन्गेस्ट आउटर पोर्शन है वो फिलामेंट है। ये मोटिलिटी स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होते हैं। हुक बेसल बॉडी और फिलामेंट के बीच का पार्ट है। चलिए बिसाइड्स फ्लेजिला, अब फ्लेजिला के अलावा देखो बेटा जी वो 2 वर्ड और लिखाए थे, पिलाई एंड फिम्ब्री आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। सरफेस पे होते हैं तो सरफेस स्ट्रक्चर बोल दी बैक्टीरिया, बट डू नॉट प्ले ए रोल ऑफ इन मोटिलिटी। तो बेटा फिम्ब्री और पिलाई मोटिलिटी में हेल्पफुल नहीं होते, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है फ्लेजिलाई। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन, पेलिन प्रोटीन बेटा जी बोल देते हैं। उसमें फ्लेजिलिन थी, इसमें पिलिन प्रोटीन आती है। The fimbri are small bristle-like fibers surrounding out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rock and stream and also the host tissues. तो फिम्ब्री का रोल, ये पिलाई से छोटे होते, देखो सबसे बड़े फ्लेजिला बेटा जी, फिर पिलाई, फिर फिम्ब्री। फिम्ब्री का रोल हेल्पफुल इन अटैचमेंट, बताए थे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सरफेस पे होते हैं, सेल सरफेस पे बैक्टीरिया की। और जो पिलाई है बेटा जी, देखो पिलाई का रोल इन्होंने यहाँ नहीं बताया, पिलाई अभी बताया था मैंने हेल्पफुल इन कॉन्जुगेशन, जैसे बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन इज मेथड ऑफ बेटा जी रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, तो 2 बैक्टीरिया के बीच ही वो एक कॉन्जुगेशन ट्यूब ऐसे बनती है। हाँ, इसी ट्यूब से वो फर्टिलिटी फैक्टर बेटा जी ट्रांसफर होते हैं, ये पिलाई के हेल्प से बनती है, तो हेल्पफुल इन कॉन्जुगेशन। क्लियर है? देन राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, वो सेल इंक्लूजन जिसकी बात की थी अपन ने। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं बेटा जी राइबोसोम। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट। ठीक है, ये साइज 15 to 20 नैनोमीटर। अब बेटा जी ये जो सब यूनिट है ना, ये ध्यान ही होगी अपने को, 17S जो होता है इसकी 2 सब यूनिट हो गई, स्मॉल यूनिट 30S और लार्ज यूनिट 50S, एज स्वेडबर्ग बोलते हैं, आएगा राइबोसोम डिटेल में। और जो यूकैरियोट में बताए थे वो कौन से थे? 80S के थे, इनकी 2 सब यूनिट होगी 40S एंड 60S। ये स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है। क्लियर बात? एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट 50 एंड 30 विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। एक साथ फ्यूज होती है तो 70S कंसीडर करेंगे। और इनके फ्यूजन के लिए बेटा जी एक आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स मैग्नीशियम आयन। इनकी प्रेजेंस में ये फ्यूज होते हैं। जैसे मान लो स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज है, तो स्मॉल लार्ज आपस में फ्यूज होके राइबोसोम बना देंगे। हाँ, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, पता ही है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। अगली लाइन बेटा जी नीट का क्वेश्चन है, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, और पॉलीजोम ऑल्सो कॉल्ड इर्गोसोम, स्कोरसोम वर्ड भी यूज करते हैं। द राइबोसोम ऑफ पॉलीजोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स। होता क्या है बच्चों, राइबोसोम को आपने बोला प्रोटीन फैक्ट्री, तो राइबोसोम से जब प्रोटीन बनेगी तो ऐसे बेटा जी कई राइबोसोम आपस में एक चेन के फॉर्म में अरेंज हो गए, राइबोसोम से प्रोटीन बनता है, और इसके साथ बेटा जी आ गया mRNA। तो खूब सारे राइबोसोम, और ये कौन है? मैसेंजर RNA। इन्हें कंबाइनली बेटा जी क्या बोल दिया जाएगा? पॉलीसोम। होता क्या है देखो, ये थोड़ी सी मोल बायो की बेटा जी बात है कि अपने पास या किसी के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है बेटा जी वो DNA के पास है ना, DNA उस इन्फॉर्मेशन से बनाता है mRNA, मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA से फाइनली बनता है प्रोटीन। स्टेप होता है, DNA से mRNA ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और mRNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है बच्चों। तो जब RNA से प्रोटीन बनेगा विद हेल्प ऑफ राइबोसोम, तो खूब सारे राइबोसोम एक चेन में अरेंज हो गए, और साथ में कौन आ गया? mRNA। तो mRNA से राइबोसोम इन्फॉर्मेशन लेके प्रोटीन बना देगा।
और तो mRNA और मैनी राइबोसोम मिलकर पॉलीसोम कहलाता है। एक mRNA कई राइबोसोम, पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, इर्गोसोम। द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। वो mRNA से क्या ट्रांसलेट कर रहा है? प्रोटीन बना रहा है। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। इंक्लूजन बॉडीज, reservoir material in prokaryote cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. Reservoir material, non-living. These are not bound by any membrane system and live free in the cytoplasm. Example: phosphate granules, cyanophycean granules and glycogen granules. ये cyanophycean, cyanobacteria से याद रख सकते हो। Gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. बेटा जी कुछ पर्पल ग्रीन बैक्टीरियाज में ये गैस वैक्यूल भी होती है। गैस वैक्यूल बेटा जी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुना, हमने क्या बोला था कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, बट एक एक्सेप्शन आ रहा है गैस वैक्यूल। ये मेम्ब्रेनस है जो किस में मिलेगी? इन पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में। और गैस वैक्यूल का बेटा जी फंक्शन भी याद रख लो, प्रोवाइड बायोंसी। बायोंसी प्रोवाइड करेगा। जैसे फिशेज में होता ना एयर ब्लेडर बच्चों, हवा भरी रहती है, वैसे गैस वैक्यूल में मेटाबॉलिक गैस है, उससे वो बायोंसी प्रोवाइड करेगा, फ्लोटिंग नेचर। और यही गैस वैक्यूल का एक और रोल है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट रे से इनको प्रोटेक्ट भी करेगा एंड ऑल्सो प्रोवाइड बायोंसी, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एक्सेप्शनली प्रोकैरियोट्स में, बाकी मेम्ब्रेनस मान नहीं होती है। तो बच्चों यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना आप अपने रेफरेंस में भी याद रख लो। आपकी स्किन में एक पिगमेंट होता है मेलेनिन, मेलेनिन का काम भी ये है प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। हालांकि मेलेनिन आपकी स्किन को कलर भी देता है, बट मेन प्राइमरी फंक्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। क्लियर? ये बैक्टीरियल सेल की अपन ने बात कर ली बच्चों। चलो यूकैरियोटिक सेल्स पे आते हैं आगे। द यूकैरियोटिक इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। ये सारी यूकैरियोट्स हैं। तो मोनेरा को छोड़ दो, मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा बेटा जी प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऐसे मान सकते हो बेटा जी कि यूकैरियोटिक सेल्स में कंपार्टमेंटाइजेशन हो गया ना, मेन तो न्यूक्लियस ही आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाकी साइटोप्लाज्म आ गए, इसमें फिर अलग अलग ऑर्गेनल्स आ गए। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, अलग अलग कंपार्टमेंट बन जाते हैं, न्यूक्लियस अलग है, अब साइटोप्लाज्म अलग है, बाकी ऑर्गेनल्स बेटा जी अलग है। यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized nucleus with a nuclear envelope, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बेटा जी आएगी, साइटोस्केलेटन वाली स्ट्रक्चर हम इसमें डिस्कस करेंगे यूकैरियोट में डिटेल में। Their genetic material is organized into chromosome। ये लो अपना जेनेटिक मटेरियल किस में ऑर्गेनाइज्ड होगा? क्रोमोसोम में होगा। तो अपने में बेटा जी देखो यूकैरियोटिक सेल्स में बता देता हूं कि अपना जो डीएनए है एक प्रोटीन के साथ बेटा जी मिलता है, उस प्रोटीन को अपन क्या नाम देते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, और जिसे कंबाइनली बोला जाएगा न्यूक्लियोसोम। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। वहां न्यूक्लियोइड वर्ड आया था, वहां हिस्टोन थी नहीं। अपना डीएनए बेटा जी एक प्रोटीन के साथ लिपटा रहता है, हिस्टोन प्रोटीन, वो न्यूक्लियोसोम। इसी न्यूक्लियोसोम से आगे क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं बच्चों। क्रोमेटिन फाइबर ही कंडेंस होकर फाइनली बना देते हैं क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम ये सारा न्यूक्लियस के अंदर ही, मेन डीएनए आपका न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में डीएनए के साथ कौन जुड़ी है? कि स्पेशल हिस्टोन प्रोटीन। क्या बना? न्यूक्लियोसोम। फिर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से बन गए क्रोमोसोम। तो आप में ट्रू क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर? वहां तो आपने प्रो का मतलब प्रिमिटिव, लेस डेवलप बोल दिया, एब्सेंस भी बता सकते हो। तो द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। चलें आगे। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सारी सेल्स बेटा जी आइडेंटिकल नहीं, अलग अलग है, डिफरेंस है। प्लांट सेल अलग टाइप की, एनिमल सेल अलग है, कुछ डिफरेंसेस भी आएंगे। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर possess सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल है, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। स्टार लगा लियो बेटा जी। प्लांट और एनिमल सेल के मेजर डिफरेंस, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होता। एक बेटा जी प्लांट सेल में भी डायग्राम देखेंगे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, सेंटर में बड़ी वैक्यूल होती है। एनिमल सेल्स में या तो वैक्यूल इधर एब्सेंट और अगर होगी तो कंपैरेटिवली साइज में स्मॉल होती है।
ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स, अपने में एनिमल सेल में सेंट्रियोल है विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। कुछ लोअर कैटेगरी के एल्गी की कुछ वेराइटीज में बच्चों मिल सकते हैं, बाकी सेंट्रियोल प्लांट में एब्सेंट होते हैं, डिवीजन में हेल्पफुल होता है। जबकि तो प्लांट सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और एनिमल सेल के रेफरेंस में बेटा जी अलग से कौन आया, सेंट्रियोल आया। क्लियर बात हुई। चलें अगले पेज पर, वो जो डायग्राम है प्लांट एनिमल सेल के वो क्लियर कर लें। चलिए ये लो बेटा जी, दोनों डायग्राम दिख रहे हैं आपको। देखो पहले वाला डायग्राम बोर्ड पे, हाँ ये दिख रही है, ये बीच में वैक्यूल है बेटा जी, स्पेस दिख रहा है ना बड़ा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो बड़ी वैक्यूल अगर दिखी, लार्ज वैक्यूल दिखी, मतलब वो सेल कौन सी हो गई, प्लांट सेल हो गई। इसे आइडेंटिफाई कर लियो। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा जी, RER रफ उसको बोला है, जिस पर कौन लगे रहेंगे, राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी होता है, ये गोल्जी अपैरेटस आ गए, सब डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस की कवरिंग बेटा जी न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, मिडल लेमिना हो गई, सेल वॉल हो गया। देखो अभी बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, स्मूथ रेटिकुलम पे बेटा जी राइबोसोम नहीं होते हैं, लाइजोसोम हो गया, प्लाज्मोडेस्मेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, परोक्सिसोम। ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं इनको तो हम पढ़ेंगे बेटा जी वन बाय वन। मेन जो डिफरेंस इनमें स्ट्रक्चर में आता ना वो ऐसे समझ लेना आप, क्या क्या। देखो एक बेटा जी ये प्लाज्मोडेस्मेटा, ये भी प्लांट सेल्स में आते हैं, वर्ड दिख रहा है आपको, प्लांट सेल के रेफरेंस में ये प्लाज्मोडेस्मेटा, ये दो सेल के बीच का बेटा जी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। तो दो सेल, दो प्लांट की सेल्स जब पास आएगी तो उनके बीच के साइटोप्लाज्म का जो कनेक्शन है वो प्लाज्मोडेस्मेटा। तो दोनों सेल के साइटोप्लाज्म के बीच बेटा जी आयंस का एक्सचेंज होना, ट्रांसपोर्ट होना इसी प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से होता है। एनिमल सेल में भी ऐसे कनेक्शन होते हैं, लेकिन वहां बेटा जी उनको बोलते हैं अपन टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, गेप जंक्शन, और प्लांट के रेफरेंस में वर्ड आता है प्लाज्मोडेस्मेटा, दो सेल के बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। इनसे एक सेल से दूसरे सेल में आयंस वगैरह बेटा जी एक्सचेंज हो सकती हैं। प्लांट सेल में ध्यान रख लियो, प्लाज्मोडेस्मेटा फीचर ऑफ प्लांट सेल, दो सेल्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और हो गए बच्चों, पैरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म आ गया, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है तो भी प्लांट सेल, ये राइबोसोम आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल। एक देखो मिडल लेमिला वर्ड दिखा आपको, ये भी सुन लो, प्लांट सेल में ही है मिडल लेमिला। बेटा जी एक्चुअल में जो सेल वॉल होती है ना प्लांट की सेल वॉल, इसमें कई पार्ट होते हैं, कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट जो है इसकी उसको बोला जाता है मिडल लेमिला, है ना, ये सबसे आउटर। देन आती है एक प्राइमरी सेल वॉल, फिर बेटा जी आती है सेकेंडरी सेल वॉल, एक आती है टर्शियरी सेल वॉल, ये सेल वॉल। तो प्लांट में जो सेल वॉल है उसमें भी बेटा जी अलग अलग लेयर होती है। सबसे आउटर है मिडल लेमिला, ये सबसे आउटर है। ध्यान इसमें तय रख लियो, मिडल लेमिला जो है, ये जो वर्ड बेटा जी आ रहा है देखो मिडल लेमिला, इट्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनती है, इसमें भी जो कैल्शियम की अमाउंट है वो मैग्नीशियम से ज्यादा होती है। मिडल लेमिला दो प्लांट सेल के मिड में होती है, इसलिए मिडल लेमिला नाम दे दिया बच्चों इसको। और इसमें बेटा जी मिडल लेमिला जो है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, जिसमें ज्यादा कौन, कैल्शियम, इसी को कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट बेटा जी प्लांट सीमेंट भी कहलाता है, इसी के लिए वर्ड आता है प्लांट सीमेंट, ये आ गया। तो दो जैसे मान लियो बेटा जी ये प्लांट की एक सेल, एक अपन ने ये प्लांट की सेल बता दी, दो सेल के बीच में, हाँ सेल वॉल के बीच में ये वाला जो पार्ट है इसी को बोलते हैं मिडल लेमिला। तो बिटवीन एडजेसेंट सेल, ये मिडल लेमिला बच्चों, आउटर मोस्ट मान देंगे इनको, दो सेल के रेफरेंस में जो बना कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, उसमें भी ज्यादा कौन, कैल्शियम। प्लांट सीमेंट वर्ड भी बच्चों यूज करते हैं। इसके बाद फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। जैसे ये बेटा जी फिर प्राइमरी हो गई, प्राइमरी के अंदर बनेगा सेकेंडरी, और फिर सेकेंडरी के अंदर कौन सी बनेगी, टर्शियरी सेल वॉल, ऐसे होता है।
तो अगर मिडल लेमिला 2 सेल है ना बच्चों, तब मिडल लेमिला आउटर होगी, सिंगल सेल है तो आउटर प्राइमरी बोल दे, तो मिडल नहीं है तो प्राइमरी सेल वॉल आउटर मोस्ट हो जाएगी, उसके अंदर सेकेंडरी, फिर उसके अंदर टर्शियरी सेल वॉल बनती है। कंपोजिशन अगर याद रखना चाहो ना आप तो बेटा जी प्राइमरी सेकेंडरी के कंपोजिशन सेम है। जैसे मिडल लेमिना तो किसका बना, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। प्राइमरी और सेकेंडरी बेटा जी बनता है, हाँ मेन कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टेन और प्रोटीन। ये 4 मेजर कंपोनेंट है बेटा जी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन एंड प्रोटीन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन कौन हुए, ये तो बेटा जी हो गए कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन कौन हुआ, प्रोटीन हुआ। अब देख लो, ये एनिमल सेल की बात करें, प्लांट सेल क्लियर होगी आपके माइंड में, एनिमल सुन लो क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले बेटा जी वो सेंट्रल वैक्यूल देखती है, आपके समझ में आ जाएगा कि अगर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है तो प्लांट है, सेंट्रल वैक्यूल नहीं है तो एनिमल। देखते हैं क्लियर है मामला। अब देख लो गोल्जी अपैरेटस, ये सब तो आएंगे। माइक्रोविलाई, ये बेटा जी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, क्या रोल है सब अपन डिस्कस करेंगे। आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ सेंट्रियोल भी ओनली इन एनिमल सेल। पेरोक्सिसोम, राइजोसोम, इनके फंक्शन अपन देखेंगे। ये साइटोप्लाज्म आ गया, ये बेटा जी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, आउटर कवरिंग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें बेटा जी प्लाज्मोडेस्मेटा आपको नहीं दिखेगा, तो प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन किसके हैं, प्लांट। एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो आप याद रख सकते हो, एनिमल सेल में 2 सेल के बीच बेटा जी टाइट जंक्शन होते हैं, टिश्यू वाले चैप्टर में याद आएगा, इससे जस्ट पहला 7 चैप्टर। इसमें बेटा जी गेप जंक्शन भी होते हैं और डेस्मोसोम भी, ये एनिमल सेल के फीचर है। जबकि प्लाज्मोडेस्मेटा वर्ड आ गया, पी से प्लास्टिड आ गया, वो आप किस में रख दो, प्लांट सेल्स में। क्लियर। तो ये बेटा जी सेल बायो का अपना एनसीईआरटी रीडिंग का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में अपन जो साइटो ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं इसको आपने अच्छे से देखा, सुना और समझा होगा। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बेटा जी क्लियर हुआ होगा। मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।